हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि सीवेज को माइक्रोब्स की हेल्प से कैसे ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले समझिए बच्चों कि सीवेज क्या होता है। व्हाट इज सीवेज? देखिए बच्चों, सीवेज क्या है? सिटीज और टाउन्स का जो वेस्ट वाटर होता है, और जिस वेस्ट वाटर में मेनली वेस्ट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा, मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा, यानी कि मानव मल मूत्र वगैरह उसमें होता है। सो इट कंटेन मेनली ऑर्गेनिक मैटर एंड वेरियस माइक्रोब्स। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है, और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बहुत तरह के माइक्रोब्स इसमें होते हैं। तो इस तरह का जो वाटर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सीवेज। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस सीवेज को डायरेक्टली किसी नदी में, रिवर में डाल दिया जाए तो उस नदी का पानी पोल्यूट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और किया भी यही जाता है, लोग, बहुत सारे लोग यही करते हैं कि इसको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में, जिससे रिवर्स का पानी खराब होता है। क्योंकि और ये क्या करता है कि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस इंक्लूड रहते हैं। सो इट इज वेरी डेंजरस if directly discharged into rivers। ठीक है। तो रिवर में डालने से पहले क्यों ना इसको साफ कर दिया जाए, उसके बाद अगर सीवेज वाटर को रिवर वगैरह में छोड़ा जाता है तो रिवर का पानी खराब नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आजकल भी बहुत कॉमन है। तो इसका एक सोल्यूशन है बच्चों, देखिए, और ये मैं पूरी पूरी लाइन इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप साथ के साथ में अच्छे से नोट्स बना सकें। तो देखो, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। अगर इस सीवेज वाटर को एक होता है बच्चों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको एसटीपी भी बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दैट इज एसटीपी। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अलग अलग तरह के एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो इन सब की हेल्प से, इन बैक्टीरिया की हेल्प से पानी को पोल्यूशन फ्री किया जाता है। वाटर इज मेड पोल्यूशन फ्री, मेड पोल्यूशन फ्री। उसके बाद इसको सप्लाई किया जाता है शहरों में, या फिर इसको नदी नाले में भी छोड़ सकते हैं। तो सरकार आज के टाइम पे बहुत सारे एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगवा रही है जगह जगह पे, ताकि सीवेज वाटर को डायरेक्ट डिस्चार्ज ना किया जाए, बल्कि उसको ट्रीट करके, उसको साफ करके बैक्टीरिया की हेल्प से, और फिर उसको कहीं पे भी छोड़ा जा सकता है, उसको यूज भी किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट ये कैसे होता है। एसटीपी में जो काम होता है, इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो काम होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला जो स्टेप रहता है इसके अंदर वो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बच्चों, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह का यूज किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है टर्शरी ट्रीटमेंट।
बच्चों टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में एनसीईआरटी में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पूरा का पूरा पानी कैसे साफ किया जाता है। तो चलिए बच्चों एक एक करके बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की। देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन के अंदर पानी के अंदर जो भी बड़ी बड़ी चीजें तैर रही होती है, जैसे लाइक पॉलीथीन वगैरह या ऐसी कोई भी फ्लोटिंग डेब्रीज होती है, उनको रिमूव किया जाता है। सो फिल्ट्रेशन में होता है रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एज द नेम इंडिकेटिंग, सेडिमेंट करवाया जाता है, यानी कि पानी को कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि जो भारी चीजें होती है, पत्थर वगैरह होते हैं, वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यहां पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ग्रिट। रिमूवल ऑफ ग्रिट। बच्चों ग्रिट का मतलब होता है सॉइल यानी कि मिट्टी एंड स्मॉल पेबल्स। पेबल्स, पेबल्स का मतलब छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उनको। तो यहाँ पे वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद जब पानी को आगे लेके जाते हैं तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देते हैं। एरोबिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली होता है टर्शरी ट्रीटमेंट। देखिए बच्चों टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पानी के अंदर अब जो साफ पानी है उसके अंदर क्लोरीन डाल दी जाती है ताकि जिसके अंदर जो पैथोजन वगैरह है वो खत्म हो जाए। तो इस को बोलते हैं क्लोरीनेशन, कि क्लोरीन क्या करती है, बैक्टीरिया वगैरह को, जो भी हार्मफुल पैथोजन वगैरह उन सभी को कर देती है डेस्ट्रॉय। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। तो इस टाइप से ये सारा प्रोसेस होता है। अब बच्चों एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम तो नहीं बना रखा है कोई स्पेशली इस चीज का, लेकिन मैं आपको ये चीज डायग्रामेटिकली समझाऊंगा क्योंकि हायर क्लासेस में भी ये टॉपिक कई बार आता है। तो देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एक फ्लो। सबसे पहले मान लीजिए दिस इज द सीवेज वाटर। ऐसे मान लीजिए कोई पाइप है, इससे सीवेज वाटर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, बड़ी बड़ी इस तरीके से फिल्ट्रेशन प्लेट होती है, मतलब कि छलनी की तरीके से दिखती है ये। दीज आर फिल्ट्रेशन प्लेट्स। तो इनके अंदर से जब पानी गुजरता है तो फिल्टर हो जाते हैं, यानी कि जो भी प्लास्टिक पॉलिथीन वगैरह या कोई भी तैरने वाली चीजें होगी सारी की सारी यहाँ पे रुक जाएगी। सो देखो हमने बोला है फिल्ट्रेशन में कहता है रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फिल्ट्रेशन। उसके बाद फिल्टर्ड वाटर आगे जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा सा टैंक होता है लाइक दिस। इस टैंक के अंदर होता है सेडिमेंटेशन। पानी को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो भारी मिट्टी वगैरह होगी, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह होंगे, वो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज वाटर, ओके। और ये जो नीचे बैठ गया इसको हम बोल देंगे अब प्राइमरी स्लज। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज। इसको बाद में रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद में ये जो ऊपर ऊपर का जो साफ पानी है इसको अगले टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। एक बड़ा सा टैंक होता है, लाइक दिस। उसके बाद एक टैंक और है,
लाइक दिस, ठीक है। तो इस टैंक के अंदर क्या होता है, देखो पानी का सेडिमेंट होने के बाद जो ऊपर का पानी है उसको बोलते हैं बच्चों एफ्लुएंट, ठीक है। तो इस एफ्लुएंट को अगले टैंक में लेके जाते हैं। इस टैंक के अंदर दिस इज एफ्लुएंट वाटर। अब इस टैंक के अंदर क्या होता है बच्चों, इस टैंक के अंदर एयर छोड़ी जाती है, बहुत ही हाई स्पीड से इसके अंदर एयरेशन करवाया जाता है। तो ऊपर से एक पाइप होता है ऐसे करके, और वो पाइप नीचे की तरफ ओपन होता है, ऊपर से एयर एंटर करती है और फिर यहाँ से ऐसे हर डायरेक्शन में वो एयर मूव ऑन करती है। तो जब इसके अंदर एरेशन होती है तो एरेशन की वजह से इसके अंदर बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। सो दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक बैक्टीरिया के साथ कुछ फंगल फिलामेंट्स भी यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एयरेशन टैंक। दिस इज कॉल्ड एयरेशन टैंक। अब बच्चों ये जो बैक्टीरिया वगैरह है इनको हम बोलते हैं फ्लोक्स। फ्लोक्स यानी कि फ्लोक्स के अंदर दो चीजें हैं। फ्लोक्स कुछ गुच्छे टाइप होते हैं, यानी कि फ्लोक्स के अंदर दो चीजें क्या क्या होती है, एक तो होता है एरोबिक बैक्टीरिया, बहुत बार पूछा जाता है फ्लोक क्या होता है। एरोबिक बैक्टीरिया के साथ होता है फंगल फिलामेंट। फंगल फिलामेंट, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोक्स, ठीक है। तो ये फ्लोक्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते रहते हैं, उनको डाइजेस्ट करते रहते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोक्स। फ्लोक्स का काम है ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। सो एरेशन टैंक में बहुत विगरसली एयर पंप हो रही है, एयर मिलने की वजह से फ्लोक्स ग्रो कर रहे हैं, और ये फ्लोक्स फिर क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, काफ़ी टाइम के बाद जब ये ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद इस वाटर को अगले टैंक में ट्रांसफर किया जाता है इसमें। अब बच्चों देखिए इसको बोलते, दिस इज सेटलिंग टैंक। दिस इज कॉल्ड सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक में कोई एयर पंप नहीं की जाती, इसमें बस क्या होता है कि जो इसको पानी को यहाँ पे कुछ देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लोक्स थे यानी कि एरोबिक और फंगल फिलामेंट वगैरह थे वो नीचे बैठने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक दिस। सो ये फ्लोक्स वगैरह है और जो डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर वो सारा नीचे बैठ गया है। इसको अब हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। तो ऊपर क्या है, साफ पानी, और नीचे जो फ्लोक्स थे, जो बैक्टीरिया वगैरह थे वो सारे के सारे नीचे बैठ चुके हैं। जो डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा नीचे बैठ चुका है, और जो साफ पानी है वो देखिए ऊपर आ गया है। सुपर नेटेंट बोल सकते हो, एफ्लुएंट इसको बोल सकते हो, जो ऊपर पानी आ गया है। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का आगे क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस वाटर वाले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अब ये वाटर जाएगा नेक्स्ट टैंक में टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। तो बच्चों यहाँ तक एरेशन टैंक और सेटलिंग टैंक, ये वाला जो स्टेप है ये इंक्लूड होता है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। उसके बाद सेटलिंग टैंक के बाद जाएगा वाटर टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप। जो पानी इसमें जाता है तो क्या किया जाता है, ऊपर से इसमें डाली जाती है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करती है, जो बैक्टीरिया वगैरह अगर कोई इसमें बचा हुआ है, कोई पैथोजन इसमें है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और पानी हो जाएगा ऑलमोस्ट क्लीन, बिल्कुल यूज करने वाला पानी हो जाएगा। और उसके बाद हम इस वाटर को सप्लाई कर सकते हैं सिटीज में यूज के लिए, या इसको अगर किसी नदी नाले में भी डालना हो तो अब इसको डाल सकते हैं, अब वो नदी का पानी खराब नहीं होगा। सो दिस क्लीन वाटर इज सप्लाइड, क्लीन वाटर can be supplied to cities। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए
तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है भाई, क्लोरीनेशन है, लास्ट स्टेप हो चुका है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज वाला पोर्शन बचा था, अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या होगा। देखो एक्टिवेटेड स्लज के अंदर क्या है, फ्लोक्स। तो जब नया वाटर आएगा, जब ये पानी तो साफ होके जा चुका है, अब सारे टैंक खाली हो चुके हैं, अब जब नया ऑर्गेनिक मैटर आएगा या नया वाटर आएगा, जो सीवेज वाटर आएगा, जब वो एरेशन टैंक में पहुंचेगा तो एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट, फ्यू अमाउंट, वो वापस एरेशन टैंक में डाल देते हैं ताकि बैक्टीरिया को फिर से खाना मिले, बैक्टीरिया ग्रो करे, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देंगे। तो यानी कि फ्यू अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड इन एरेशन टैंक एज इनोक्यूलम। जैसे जब हम दूध से दही बनाते हैं तो हम दही का कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं, वो हम उस दही की थोड़ी सी अमाउंट को दूध में डाल देते हैं ताकि वो दूध दही में चेंज हो जाए। तो वैसे ही हम इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा बचा के रखेंगे, इसको बोलते हैं थोड़ा सा अमाउंट इनोक्यूलम। इस इनोक्यूलम को जब नया फ्रेश वाटर आएगा तो वापस उस फ्रेश वाटर में डाल देंगे और उस ऑर्गेनिक मैटर को, ये जो इनोक्यूलम के अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये एक्टिवेटेड स्लज है कंप्लीटली। बाकी के इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या होगा, इसको एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों। दिस इज दी अनदर टैंक। ये टैंक जमीन के नीचे होता है, पहली बात, ये अंडरग्राउंड टैंक होता है बच्चों, और इस टैंक को हम बोलते हैं स्लज डाइजेस्टर। दिस टैंक इज कॉल्ड स्लज डाइजेस्टर। तो ये एक्टिवेटेड स्लज जब इसमें गिरेगा, सो दिस इज एक्टिवेटेड sludge which contain organic matter, microbes, fungal filaments etc. तो देखिए इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे एनएरोबिक कंडीशन है, हर तरफ से बंद है, तो इसके अंदर होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। सो ये मैं बना रहा हूं, दीज आर एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को डाइजेस्ट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। और जब ये स्लज डाइजेस्ट होगी तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया इसको खाने के बाद एक गैस रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं बच्चों, बायोगैस। तो ये जो बायोगैस है, इस बायोगैस को यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है बच्चों, ये इन्फ्लामेबल गैस है, सो इसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पे इसको यूज किया जाता है। अब इस बायोगैस के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कि बायोगैस के अंदर बच्चों, बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं कई बार। तो बायोगैस के अंदर 3 मेन गैसेस होती है, देखिए मैं किसी इस कलर से लिखता हूं। एक होती है मीथेन गैस CH4, एक होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और एक होती है बच्चों CO2। तो ये 3 गैसेस होती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन तीनों गैसों में भी जो CH4 है, यानी कि जो मीथेन गैस है, वो मुख्य गैस होती है। सो मीथेन इज दी मेजर गैस। ये भी आपको ध्यान रखना कि मीथेन क्या होती है, मेजर गैस, मुख्य गैस होती है। सो ये था बच्चों ओवरऑल प्रोसेस के बारे में। अब एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर कि यहाँ पे कैसे पता चलता है कि सारा का सारा, देखो एरेशन टैंक के अंदर बैक्टीरिया क्या करें, ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं और पानी साफ होता जा रहा है। जहां पे ये पानी की सफाई होती है, जहां पे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है, तो वहां पे रहने वाले लोग जो इसको चेक करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि इसका ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है। वो क्या करते हैं, इसके अंदर से एक सैंपल निकालेंगे और उसका टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए वो चेक करते हैं BOD। वो क्या चेक करते हैं, इस वाटर की यहां से सैंपल लेके वो चेक करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए वो टेस्ट करते हैं बच्चों BOD। BOD बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। इट इज बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होती है बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है, देखो बच्चों यहाँ पे बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है।
जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की का वो यूज़ करेंगे। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी कम पड़ेगी। तो यानी कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का हम पता करके ये आइडिया लगा सकते हैं भाई ऑर्गेनिक मैटर कितना कंज्यूम हो चुका है। तो बीओडी की डेफिनेशन क्या होती है? बीओडी इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया or microbes you can say to digest organic matter। भाई ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की उनको जरूरत पड़ी है? टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है आपको। अब यानी कि मैंने बताया भाई जितने ज्यादा बीओडी होगी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, जैसे जैसे बीओडी यानी कि ऑक्सीजन डिमांड जैसे जैसे कम होती जा रही है पानी वैसे वैसे साफ होता चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई जो बीओडी है, बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल्यूटेड वाटर। यानी कि अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा है तो पानी ज्यादा पोल्यूटेड है। जैसे जैसे बीओडी कम होती चली जाएगी यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कम होता जा रहा है, यानी कि वाटर का पोल्यूशन लेवल भी कम होता जा रहा है। वेरी इजी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और बचा है हमारा कि हमारे देश के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2 प्लान चलाए हैं। हमारी कंट्री के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने बच्चों 2 प्लान लागू किए हैं। एक है गंगा एक्शन प्लान और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। इन दोनों का मकसद एक ही है बच्चों। देखो पहले क्या होता था कि जो भी सीवेज का वाटर होता था वो गंगा में डाल देते थे या यमुना में डाल देते थे, जिसकी वजह से गंगा यमुना का जो पानी था वो बहुत खराब हो रहा था। तो इन्होंने गंगा यमुना के पानी को पोल्यूशन से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लागू किया, जो ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ ताकि पानी को साफ करके उसके बाद अगर गंगा या यमुना में डाला जाता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट सीवेज वाटर को गंगा यमुना में मत डालो, ये पानी को पोल्यूट करता है। सो दैट्स इट। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।